Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss environment from the Udan magazine of PW Only IAS. So let's begin. आज हम लैंड डिग्रेडेशन पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए एक बहुत ही क्रूशल टॉपिक है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन असल में है क्या। लैंड डिग्रेडेशन मतलब आसान शब्दों में नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जमीन की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी में गिरावट आना। इसमें डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, सॉइल इरोजन, माइनिंग और गलत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कई फैक्टर शामिल हैं। और देखिए इसी कॉन्टेक्स्ट में करंट अफेयर्स अपडेट भी है जो प्रीलिम्स 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक मतलब ADB ने 4 दिसंबर 2023 को दुबई में नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक लॉन्च किया है। अच्छा, हाँ, इसका लक्ष्य 2030 तक नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस जैसे डिफॉरेस्टेशन को रोकना, मैंग्रोव रेस्टोरेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए $2 बिलियन जुटाना है। तो ये दिखाता है कि लैंड डिग्रेडेशन एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब लैंड डिग्रेडेशन की कम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए इसके इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स को देखना होगा। FAO 1999 ने डगलस 1994 का जिक्र करते हुए बताया है कि ये सिर्फ मिट्टी का मामला नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सही कहा, ये चेन रिएक्शन अक्सर सॉइल डिग्रेडेशन से शुरू होती है। इसका मतलब है मिट्टी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में कमी। ये इरोजन की वजह से हो सकता है या फिर मिट्टी के हाइड्रोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव के कारण। मतलब एक तरह से मिट्टी की जान निकल जाती है। और जब मिट्टी डिग्रेड होती है तो इसका सीधा असर पेड़ पौधों पर पड़ता होगा। हाँ, तो यहीं से दूसरा कंपोनेंट आता है वेजिटेशन डिग्रेडेशन। हाँ, इसमें नेचुरल बायोमास की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में गिरावट आती है और जमीन पर जो वेजिटेटिव कवर है वो कम हो जाता है। और सोचिए, जब पेड़ पौधे कम हो जाते हैं तो मिट्टी को पकड़ने वाली जड़ें भी खत्म हो जाती हैं। फिर बारिश आने पर ये उपजाऊ मिट्टी और केमिकल्स बहकर नदियों और तालाबों में पहुंच जाते हैं। ये है तीसरा कंपोनेंट, वाटर डिग्रेडेशन। अच्छा, तो इससे सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों की क्वांटिटी और क्वालिटी खराब होती है। बिल्कुल। ये पूरी साइकिल तो लोकल क्लाइमेट को भी इफेक्ट करती होगी। चौथा कंपोनेंट वही है, क्लाइमेट डिटीरियोरेशन। इसमें माइक्रो और मैक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में ऐसे बदलाव आते हैं जिनसे फसल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। और पांचवा? और अंत में पांचवा कंपोनेंट है लॉसेस टू अर्बन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें उपजाऊ एग्रीकल्चरल लैंड का इस्तेमाल अर्बन या इंडस्ट्रियल कामों के लिए होने लगता है, जिससे कुल खेती योग्य जमीन में कमी आती है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि जमीन का नुकसान एक जगह होता है लेकिन उसका असर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किया जा सकता है। इसके ऑन-साइट और ऑफ-साइट इफेक्ट्स क्या हैं? What's fascinating here is the cascading effect. ऑन-साइट इफेक्ट्स तो सीधे सीधे जमीन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी पर दिखते हैं। मतलब फसल की पैदावार घट जाती है या उतनी ही पैदावार के लिए किसान को ज्यादा फर्टिलाइजर्स और पानी डालना पड़ता है, जिससे उसकी लागत बढ़ जाती है। ओके, और ऑफ-साइट इफेक्ट्स? इसका मतलब है कि असर डिग्रेडेशन वाली जगह से दूर कहीं और हो रहा है। ये मिट्टी बहकर मैदानी इलाकों की नदियों में जमा हो जाती है, जिससे नदी का तल ऊपर उठ जाता है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, तो पहाड़ का ऑन साइड इफेक्ट मैदान का ऑफ साइड डिजास्टर बन जाता है। बिल्कुल। इसी तरह विंड इरोजन का एक बड़ा ऑफ साइड इफेक्ट है ओवरब्लोइंग, जहां रेगिस्तान की रेत उड़कर उपजाऊ खेतों पर जमा हो जाती है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन फॉर इंडिया? भारत के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े काफी चिंताजनक है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD के अनुसार 2015 से 2019 के बीच भारत में 30.51 मिलियन हेक्टेयर्स भूमि डिग्रेड हुई। 30.51 मिलियन हेक्टेयर्स? ये तो बहुत बड़ा एरिया है। परसेंटेज में ये कितना हुआ? इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, 2019 में देश का 9.45% भूभाग डिग्रेड हो चुका था, जबकि 2015 में ये आंकड़ा सिर्फ 4.42% था। क्या मतलब सिर्फ 4 सालों में लैंड डिग्रेडेशन 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ गया? हाँ, ये एक अलार्म बेल है। ये वाकई एक अलार्म बेल है। चलिए अब इसके मेजर कॉजेस पर फोकस करते हैं। सोर्सेज में वाटर इरोजन, विंड इरोजन, सॉइल फर्टिलिटी में गिरावट, वाटर लॉगिंग, सैलाइनाइजेशन, वाटर टेबल का नीचे जाना और डिफॉरेस्टेशन जैसे कई कारण बताए गए हैं। इनमें से डिफॉरेस्टेशन पर पहले बात करते हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों को नॉन फॉरेस्ट यूजेस जैसे एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, माइनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साफ करना लैंड डिग्रेडेशन का एक प्रमुख कारण है। जब जंगल कटते हैं तो मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है और वो हवा पानी से आसानी से बह जाती है। भारत में इसके कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं? हाँ बिल्कुल, शिवालिक रेंज पंजाब के चोस जो कि सीजनल स्ट्रीम्स हैं जो मॉनसून में बाढ़ लाती हैं, और चंबल घाटी के रिवीन्स इसके जीते जागते उदाहरण हैं। चंबल के रवीन्स मतलब बीहड़? हाँ, वो सॉफ्ट सॉइल होने के कारण बने हैं जहाँ पानी ने हजारों सालों में गहरी खाइयां बना दी हैं।
डिफॉरेस्टेशन इस प्रक्रिया को और भी तेज कर देता है। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफॉरेस्टेशन के पीछे प्राइमरी ड्राइवर्स क्या हैं? इसके मुख्य कारणों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, उद्योगों के लिए कच्चे माल जैसे टिम्बर और पेपर की मांग, ओपन कास्ट माइनिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसे चाय, कॉफी, रबर, ये सब शामिल हैं। ये सभी पावरफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, लेकिन इनका एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लैंड डिग्रेडेशन का एक और बड़ा कारण है सॉइल सैलिनिटी एंड सॉइल अल्कलिनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब जमीन की ऊपरी परत पर नमक की एक सफेद पपड़ी जम जाती है, जिससे जमीन बंजर होने लगती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पसीना सूखने पर कपड़ों पर नमक रह जाता है। और ये होता क्यों है? क्या ये एक नेचुरल प्रोसेस है? हाँ, इसका एक कारण नेचुरल है। चट्टानों की वेदरिंग से सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स निकलते हैं, जो मिट्टी को सलाइन बनाते हैं। ये रॉक फ्रेगमेंट से होता है। लेकिन मानवीय गतिविधियां इसे और बिगाड़ देती हैं, जैसे कि ओवर इरिगेशन इन कैनाल इरिगेटेड रीजन्स। मैंने सुना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाले इलाकों में ये एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में नहरों से जरूरत से ज्यादा सिंचाई के कारण ये समस्या गंभीर हो गई है। अच्छा। राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल इसका एक बड़ा उदाहरण है। जब खेतों में ज्यादा पानी भरा रहता है तो इवेपोरेशन के बाद सतह पर नमक की परत रह जाती है। और तीसरा कारण है वाटर लॉगिंग। हाँ, उससे भी सॉइल सैलिनिटी और बढ़ जाती है। तो इस सैलिनिटी और अल्कलिनिटी की समस्या को ट्रीट करने के स्टेप्स क्या हैं? इन्हें हम कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे वाटर मैनेजमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस। हाँ, ये समझने का अच्छा तरीका है। वाटर मैनेजमेंट में सबसे पहले है ड्रेनेज आउटलेट्स बनाना, ताकि अतिरिक्त पानी निकल सके और वाटर टेबल नीचे जाए। ठीक है। दूसरा है लीकेज प्रिवेंशन, यानी नहरों और टैंकों की लाइनिंग करके रिसाव को रोकना। और तीसरा जुडिशियस इरिगेशन, मतलब सोच समझकर और जरूरत के हिसाब से सिंचाई करना। और केमिकल या बायोलॉजिकल तरीके क्या हैं? केमिकल ट्रीटमेंट में सबसे कॉमन है जिप्सम एप्लीकेशन। देखिए, एल्कलाइन सॉइल में सोडियम मिट्टी के कणों से बुरी तरह चिपका होता है, जो पौधों के लिए जहर जैसा है। जब हम जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डालते हैं तो कैल्शियम उस सोडियम को उसकी जगह से हटाकर खुद चिपक जाता है। ये सोडियम फिर पानी में घुल जाता है और सिंचाई के साथ खेत से बाहर निकल जाता है। अच्छा, एसेंशियली कैल्शियम एक अच्छे सैनिक की तरह बुरे सैनिक यानी सोडियम को बाहर निकाल देता है। हाँ, ये एनोलॉजी बहुत अच्छी है। और क्या तरीके हैं? अल्कलाई को हटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड फॉर्मिंग सब्सटेंसेस जैसे सल्फर और पाइराइट का भी इस्तेमाल होता है। बायोलॉजिकल मेथड्स में वेजिटल कवर इम्प्रूवमेंट है, जिसमें सॉल्ट टॉलरेंट पौधे लगाकर जमीन को और खराब होने से बचाया जाता है। क्रॉप रोटेशन को इम्प्लीमेंट करना भी एक तरीका है। हाँ, और आखिर में प्रमोट माइल्ड एसिड फॉर्मेशन के लिए राइस हस्क्स और स्ट्रॉ जैसे ऑर्गेनिक रेजिड्यूज डाले जाते हैं, जो अल्कलानिटी को न्यूट्रलाइज करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन की। हाँ। ये लैंड डिग्रेडेशन का एक्सट्रीम फॉर्म है, जहां एरिड या सेमी एरिड क्षेत्रों में रेगिस्तान जैसी स्थितियां फैलने लगती हैं। भारत में कौन सी रीजन इससे अफेक्टेड हैं? भारत में इंडस और अरावली रेंज के बीच के एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र जैसे राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्से इससे ज्यादा प्रभावित हैं। इसके कॉजेज क्या हैं? कॉजेज वही हैं जो लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ाते हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग, यानी अनियंत्रित चराई, रेकलेस ट्री फेलिंग, मतलब अंधाधुंध पेड़ काटना, बढ़ती आबादी का दबाव और जलवायु परिवर्तन। इसमें फॉल्टी मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर का भी बड़ा रोल है। हाँ, जैसे ढलानों पर गलत तरीके से जुताई, मोनोकल्चर, क्रॉप रोटेशन की कमी और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये सभी डेजर्टिफिकेशन को बढ़ावा देते हैं। सही। तो जब जंगल कटते हैं, जमीन पर नमक जमता है या गलत खेती होती है, तो होता क्या है? जमीन की सबसे ऊपरी, सबसे कीमती परत बह जाती है। बिल्कुल। यहीं से सॉइल इरोजन की कहानी शुरू होती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हवा और पानी जैसे एजेंट्स उपजाऊ टॉप सॉइल को हटा देते हैं। इसी टॉप सॉइल में पौधों के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। समय के साथ जमीन बंजर हो जाती है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अब जमीन से समुद्र की ओर चलते हैं और बात करते हैं कोस्टल इरोजन की। ये तट के किनारे लहरों, चक्रवातों के दौरान स्टॉर्म सर्जेस और एस्चुरीज में टाइडल बोर्स के कारण होता है। और इसके इफेक्ट्स बहुत गंभीर होते हैं। इससे तटीय मिट्टी, बीचेस और आसपास के किनारों को भारी नुकसान पहुंचता है। कई बार लोगों के घर और उनकी आजीविका भी खतरे में पड़ जाती है। इसकी प्रिवेंशन के लिए ग्रोइंस का जिक्र है। ये क्या होते हैं? ग्रोइंस समुद्र के किनारे बनी छोटी दीवारों की तरह होते हैं, जो शोर लाइन के परपेंडिकुलर बनाई जाती हैं। ये लहरों के साथ बहती हुई रेत को रोक लेते हैं। एक तरह से ये समुद्र तट के लिए स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, रेत को बहने से रोकते हैं और बीच को बचाते हैं।
मेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से कोस्टल इरोजन के कॉजेस को नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में बांटना जरूरी होता है। तो नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं? नेचुरल फैक्टर्स में पहला है बे ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस। भारत का पूर्वी तट, खासकर वेस्ट बंगाल, ज्यादा रफ सीज का सामना करता है, जिससे इरोजन ज्यादा होता है। और दूसरा? दूसरा नेचुरल फैक्टर है साइक्लोनिक एक्टिविटीज। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर बे ऑफ बंगाल से उठने वाले चक्रवात ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस होते हैं, जो इरोजन को और बढ़ाते हैं। और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी ह्यूमन मेड कॉजेस? इसमें पहला है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। बंदरगाह और तटों पर दूसरे कंस्ट्रक्शन वर्क्स नेचुरल सेडिमेंट फ्लो को डिसरप्ट करते हैं, जिससे इरोजन बढ़ता है। ठीक है। दूसरा है ड्रेजिंग एंड सेडिमेंट डंपिंग। बंदरगाहों को गहरा करने के लिए जो ड्रेजिंग होती है, उस सेडिमेंट को अगर गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए तो ये कोस्टल इकोसिस्टम का बैलेंस बिगाड़ देता है और इरोजन को तेज कर सकता है। अब इसके इफेक्ट्स पर नजर डालते हैं। किन कोस्टलाइंस को ज्यादा खतरा है? सोर्सेस के मुताबिक वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट विशेष रूप से वल्नरेबल हैं। इन राज्यों के महत्वपूर्ण हिस्से इरोजन का सामना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ा इफेक्ट है। सड़कें, घर और दूसरे निर्माण जो तट के पास हैं, वो सब खतरे में हैं। हाँ, और विशाखापत्तनम जैसे हाई इरोजन एरियाज में स्थानीय आबादी और उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या हैं? पहली टेक्निक एक सोच है, डायनामिक अप्रोच टू बीचेस। हमें बीचेस को डायनामिक लैंडफॉर्म्स के तौर पर देखना होगा, जिन्हें लहरों के खिलाफ कुशन का काम करने के लिए निरंतर पोषण यानी रेत की जरूरत होती है। और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस? इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में एक है सबमर्ज्ड ब्रेकवाटर। तटरेखा से लगभग 500 मीटर दूर पानी के नीचे एक दीवार बना दी जाती है, जो लहरों की एनर्जी को तट तक पहुंचने से पहले ही तोड़ देती है। ओके। दूसरे हैं कोस्टल स्ट्रक्चर्स जैसे सी वॉल्स, रिवेटमेंट्स और ग्रोइंस, जिन्हें हार्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस कहते हैं। कोई सॉफ्ट इंजीनियरिंग अप्रोच भी है? हाँ, बीच नरिशमेंट। इसमें समुद्र से रेत निकालकर उसे इरोजन वाले बीचेस पर जमा किया जाता है। इससे बीच चौड़ा हो जाता है और लहरों का प्रभाव कम होता है। इसे मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी जरूरी है। कौन सी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं? दो प्रमुख संस्थाएं हैं। पहली, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (NCCR), जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के तहत आती है। यह शोरलाइन में हो रहे बदलावों की निगरानी करती है और इरोजन पैटर्न्स पर डेटा प्रोवाइड करती है। और दूसरी है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM), जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और कोस्टल मैनेजमेंट पर काम करती है। यहाँ PW+ बॉक्स से एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी मिली है, मड बैंक्स ऑफ केरला, चकारा के बारे में। ये क्या है? ये केरल तट की एक अनूठी और फैसिनेटिंग विशेषता है। ये सेमी सर्कुलर, शांत पानी के क्षेत्र होते हैं, जिनमें सस्पेंडेड फाइन सेडिमेंट्स होते हैं। वाह, ये तो प्रकृति का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब मानसून की खतरनाक लहरों से बचाने के लिए समुद्र खुद एक शांत इलाका बना देता है। इसे चकारा कहते हैं। हाँ, और मछुआरों के लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। ये मड बैंक्स हाई एनर्जी वेव्स के खिलाफ एक नेचुरल शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, तट की रक्षा करते हैं और इस शांत इलाके में मछलियां भी खूब मिलती हैं। अब एक और टाइप ऑफ इरोजन पर आते हैं, ग्लेशियल इरोजन। हाँ, ये लैंडफॉर्म मॉडिफिकेशन और सॉइल रिमूवल की एक प्रक्रिया है जो ग्लेशियर्स की धीमी गति के कारण होती है। ये मुख्य रूप से पोलर रीजन्स और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। और भारत के संदर्भ में? भारत के संदर्भ में देखें तो हिमालय में पिघल के ग्लेशियर अपने साथ भारी मात्रा में सिल्फ लाते हैं, जो डाउनस्ट्रीम नदियों के फ्लो और बांधों की कैपेसिटी पर असर डालता है। अंत में हम सॉइल कंजर्वेशन के कुछ तरीकों पर चर्चा करते हैं। ये मेंस में GS पेपर 3 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पहला मेथड है क्रॉप रोटेशन। इसका सीधा मतलब है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हर साल अलग अलग फसलें उगाना। इसका की बेनिफिट ये है कि ये खोए हुए न्यूट्रिएंट्स को फिर से भरता है। जैसे दलहन यानी लेग्यूम्स लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है। दूसरा मेथड है अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज का इस्तेमाल करना। हाँ, तेजी से मैच्योर होने वाली फसलें लगाने से मिट्टी पर दबाव कम होता है और फसल चक्र भी तेजी से पूरा होता है। तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसका क्या फायदा है? इसमें विभिन्न फसलों को ऑल्टरनेट पैरेलल स्ट्रिप्स में बोया जाता है। लंबी फसलें विंड ब्रेक्स का काम करती हैं और ये स्ट्रिप्स पानी के बहाव को धीमा करके सॉइल इरोजन को कम करती हैं। ये विंड और वाटर दोनों तरह के इरोजन में कारगर है। चौथा है इंटरक्रॉपिंग। ये स्ट्रिप क्रॉपिंग से कैसे अलग है? इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग फसलों को ऑल्टरनेट रोज में और अलग अलग समय पर बोया जाता है।
इसका की बेनिफिट ये है कि जमीन कभी भी पूरी तरह खाली नहीं रहती, जिससे मिट्टी बारिश से होने वाले इरोजन और वॉशआउट से बची रहती है। पहाड़ी इलाकों के लिए एक बहुत ही प्रचलित तरीका है कॉन्टोर प्लाउइंग। बिल्कुल, इसमें पहाड़ी की ढलान के पार परपेंडिकुलर जुताई की जाती है, न कि ऊपर से नीचे। इससे पानी के बहाव की गति कम हो जाती है, नालियां मतलब गलीज बनने से रुकती हैं और विंड इरोजन भी कम होता है। छठा तरीका है चेकिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। हाँ, इसमें ट्राइबल कम्युनिटीज को शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बजाय सेटल्ड एग्रीकल्चर के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उसके लिए जरूरी प्रावधान किए जाते हैं ताकि वे एक ही जगह पर स्थायी खेती कर सकें। और सातवां और आखिरी तरीका है मल्चिंग। ये एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक लगती है। बहुत इफेक्टिव और लो कॉस्ट पे। इसमें खाली जमीन को ऑर्गेनिक मैटर जैसे घास की कतरन या पुआल से ढक दिया जाता है। मुल्च मिट्टी को सीधे बारिश और धूप से बचाता है, इरोजन रोकता है, कंपैक्शन कम करता है और सबसे जरूरी मिट्टी में नमी बनाए रखता है। सबसे पहले बात करते हैं लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को एड्रेस करने के लिए बनाए गए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की। चलिए अनपैक करते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD को। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी 2016 में इस पर सवाल भी आया था। एग्जैक्टली। UNCCD ही इसका कॉर्नरस्टोन है। इसकी शुरुआत हुई 1992 के रियो अर्थ समिट से। अच्छा, और फिर 1994 में पेरिस में ये स्थापित हुआ और तब से अब तक 196 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने इसे रैटिफाई किया है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव मल्टीफैसेटेड है। एक तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स का सस्टेनेबल यूज प्रमोट करना, दूसरा डिजर्टिफिकेशन को कम्बैट करना, लैंड डिग्रेडेशन को रोकना और रिवर्स करना, और बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी रोकना। और इसके अप्रोच के बारे में क्या खास है? कई इंटरनेशनल कन्वेंशंस तो काफी टॉप डाउन महसूस होते हैं। यही इसका की डिफरेंस है। UNCCD एक बॉटम अप अप्रोच पर जोर देता है। बॉटम अप अप्रोच। हाँ, मतलब लोकल पीपल की पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया जाता है, क्योंकि असल बदलाव तो ग्राउंड लेवल पर ही आ सकता है ना। सही बात है। चलिए UNCCD के वर्किंग्स और इसमें इंडिया की भूमिका को और गहराई से देखते हैं। तो इंडिया ने इसे काफी जल्दी 1996 में ही रैटिफाई कर लिया था। ओके। और इसका कोर पर्पस है लैंड डिग्रेडेशन के खिलाफ ग्लोबली एक्शन इंश्योर करना। और इसकी सिग्निफिकेंस इस बात में है कि ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को लिंक करता है। मतलब ये सिर्फ पेड़ लगाने के बारे में नहीं है, ये लाइवलीहुड्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जुड़ा है। तो ये कन्वेंशन कैसे इंश्योर करता है कि देश असल में कुछ करें? ये होता है नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स या NAPS के थ्रू। नैप्स। हाँ, कन्वेंशन के तहत मेंबर कंट्रीज को अपने अपने NAPS डेवलप करने होते हैं और इसमें भी जैसा हमने कहा बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल करके डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करने के लिए प्लान बनाया जाता है। और प्रोग्रेस चेक करने के लिए भी कोई सिस्टम होगा? बिल्कुल, वो काम है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कॉप का। ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो हर 2 साल में मिलती है। तो कॉप का रोल क्या है एग्जैक्टली? कॉप देखती है कि कन्वेंशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है, नई स्ट्रैटेजीज बनाती है और दूसरी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करती है। हाल की कुछ कॉप्स जैसे ओरोडोस सिटी चाइना में, न्यू दिल्ली इंडिया में और अभिडान कोट डी आइवरी में हुई है। राइट। और आने वाली मीटिंग्स? आने वाली मीटिंग्स में COP 16 सऊदी अरेबिया 2024 और COP 17 मंगोलिया में 2026 में होगी। भारत ने न्यू दिल्ली में COP 14 होस्ट की थी। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। इंडिया उस COP का प्रेसिडेंट था और थीम थी रिस्टोर लैंड सस्टेन फ्यूचर। इससे भारत की कमिटमेंट तो साफ दिखती है। हाँ, और COP 15 में इंडिया ने 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने की अपनी कमिटमेंट को रीअफर्म किया। 26 मिलियन हेक्टेयर्स, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। बिल्कुल। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का। हाँ, ये कैसे फिट होता है इसमें? इसे UNCCD ने 2017 में अडॉप्ट किया था। ये UNCCD के जेंडर एक्शन प्लान GAP का हिस्सा है। इसका मैंडेट है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी या LDN टारगेट्स को अचीव करने के लिए जेंडर मेन स्ट्रीमिंग जरूरी है। तो इसका एम क्या है? इसका एम है जेंडर इक्वालिटी को एडवांस करना, लैंड एंड रिसोर्सेज तक वुमेन्स एक्सेस को बढ़ाना, पॉवर्टी कम करना और इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करना। तो अगर हम UNCCD के ओवरऑल इम्पैक्ट को देखें तो वो क्या है? इसका इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 यानी लाइफ ऑन लैंड को ड्राइव करता है। और ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट को भी ड्राइव करता है। करेक्ट। और इसके तहत ड्रॉट इनिशिएटिव और द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव जैसे बड़े इनिशिएटिव्स भी शुरू हुए हैं। और UNCCD एक फ्लैगशिप रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, ग्लोबल लैंड आउटलुक। परफेक्ट। आपने COP 15 का जिक्र किया था। हमारे सोर्सेज में उसके की आउटकम्स पर एक बॉक्स आइटम है। चलिए उसे समझते हैं। हाँ, COP 15 की थीम थी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। मतलब सोच में एक बदलाव है। बिल्कुल, सिर्फ प्रॉब्लम रोकने पर नहीं बल्कि लैंड रेस्टोरेशन से एक बेहतर भविष्य बनाने पर फोकस था। इसमें कुछ मेजर एग्रीमेंट्स हुए, जैसे एक ड्राउट मैनेजमेंट इनिशिएटिव लॉन्च हुई। इसमें क्या था? इसमें एक इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप 2022-2024 बनाया गया था कि देश रिएक्टिव से प्रोएक्टिव ड्रॉट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ सकें।
मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट से रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। हाँ। और एक बहुत बड़ा लैंड रेस्टोरेशन कमिटमेंट लिया गया 2030 तक 1 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने का। 1 बिलियन हेक्टेयर्स। जी, और एक रिपोर्ट भी रिलीज हुई, ड्राउट इन नंबर्स 2022, जिसने ड्राउट प्रिपेयर्डनेस की नीड को हाईलाइट किया। और कुछ डिक्लेरेशंस का भी जिक्र है। हाँ, एबिजन कॉल था, जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने का प्लेज लिया। ओके। फिर अबिजान डिक्लेरेशन था, जो जेंडर इक्वालिटी और इफेक्टिव लैंड रेस्टोरेशन पर फोकस था। और एक ए लैंड लाइफ एंड लेगेसी डिक्लेरेशन भी था। करेक्ट। और हमें कॉप 14 के द दिल्ली डिक्लेरेशन को भी याद रखना चाहिए, जिसने बेटर लैंड मैनेजमेंट पर जोर दिया था। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर आते हैं, लैंड डेग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, LDN। हाँ, LDN एक पैराडाइम शिफ्ट है। इसकी डेफिनेशन है एक ऐसी स्टेट जहां लैंड रिसोर्सेज की क्वांटिटी और क्वालिटी जो इकोसिस्टम्स, सर्विसेज और फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है, वो स्टेबल रहे या बढ़े। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी जमीन के लिए एक फाइनेंशियल बजट जैसा है। मतलब जैसे हमारे पास कुछ हेल्दी लैंड है जो हमारा कैपिटल है। अगर हम कहीं जमीन डिग्रेड करते हैं तो LDN का गोल है कि हम कहीं और उतनी ही जमीन रिस्टोर करें ताकि हमारा टोटल कैपिटल कम ना हो। एक नो नेट लॉस का प्रिंसिपल। ये एक परफेक्ट एनालॉजी है। एग्जैक्टली यही की कॉन्सेप्ट है, लैंड लॉस को रेस्टोरेशन के साथ बैलेंस करना। और इसके बेनिफिट्स तो साफ है। हाँ, बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। ये लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज के लिए ग्रोइंग कंपटीशन को एड्रेस करता है, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को प्रमोट करता है और सोशल इंस्टेबिलिटी, पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में मदद करता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है? इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन शामिल है और इसे UNCCD और द UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP जैसे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क सपोर्ट करते हैं। 120 से ज्यादा देश LDN टारगेट सेटिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। चलिए आप कुछ प्रमुख ग्लोबल इनिशिएटिव्स और रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव के बारे में बताइए। ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। 2007 में अफ्रीकन यूनियन ने 22 अफ्रीकन कंट्रीज में इसे लॉन्च किया था। और इसके एम्स बहुत बड़े हैं। 100 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना, 250 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन को सिक्वेस्टर करना और 2030 तक 10 मिलियन ग्रीन जॉब्स बनाना। वाह। और हमारे सोर्सेज चीन के ग्रेट ग्रीन वॉल को एक मॉडल के तौर पे मेंशन करते हैं। हाँ, चीन का 3 नॉर्थ शेल्टर बेल्ट प्रोग्राम गोबी डेजर्ट से डिजर्टिफिकेशन का मुकाबला करने के लिए एक मास ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट है। वो एक मॉडल है कि कंसर्टेड एफर्ट से क्या स्केल अचीव किया जा सकता है। अब UNCCD की ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट पर आते हैं। इसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं? फाइंडिंग्स काफी सोबरिंग है। पहला है लॉस ऑफ क्रॉप लैंड ड्यू टू अर्बनाइजेशन। अनुमान है कि 2000 से 2030 के बीच 1.6 से 3.3 मिलियन हेक्टेयर्स प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड अर्बनाइजेशन की वजह से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है हम अपने फूड सोर्स पर ही कंक्रीट डाल रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मीट कंजम्पशन। बढ़ती मीट कंजम्पशन लैंड रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। और फिर है वाटर स्कैर्सिटी। हाँ, 2030 तक वाटर डिमांड सप्लाई से 40% ज्यादा होने का अनुमान है और 2025 तक दुनिया की 2/3 आबादी के वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में रहने की उम्मीद है। और ये सब सीधे सीधे ड्रॉट से जुड़ा है। एग्जैक्टली। लैंड यूज और ड्रॉट के बीच एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस है। इसीलिए UNCD ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में ड्रॉट स्मार्ट लैंड मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया है। लैंड डिग्रेडेशन पर ही थोड़ी और बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन का भी जिक्र है। हाँ, ये एक इकोनॉमिक पॉइंट है। ये कहता है कि क्लाइमेट एडेप्टेशन मेजर्स पर आज $1.8 ट्रिलियन का निवेश बाद में होने वाले भारी नुकसान को रोक सकता है। और कंजर्वेशन के नजरिए से डेजर्टिफिकेशन की परिभाषा को भी क्लैरिफाई किया गया है। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। डेजर्टिफिकेशन का मतलब है एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में लैंड का डिग्रेड होना। इसका मतलब नेचुरल डेजर्ट का एक्सपेंशन नहीं है। और इस समस्या का स्केल बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। ड्राईलैंड्स अब पृथ्वी की 40.6% भूमि पर हैं और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं जमीनों पर रहती है। सोर्सेज में रेंजलैंड्स और पैस्टोरलिस्ट्स पर एक थीमेटिक रिपोर्ट का भी जिक्र है। ये एक अक्सर अनदेखा किया जाने वाला पहलू है। बहुत ज्यादा। रिपोर्ट कहती है कि ग्लोबल रेंजलैंड्स का लगभग 50% डिग्रेड हो चुका है और पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है। रेंजलैंड डिग्रेडेशन को डिफॉरेस्टेशन जितनी अटेंशन नहीं मिलती। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी क्या स्थिति है? भारत में पैस्टोरलिस्ट का इकोनॉमिक रोल बहुत सिग्निफिकेंट है। लाइफ स्टॉक का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर GVA में 2014-15 में 24.32% से बढ़कर 2022-23 में 30.23% हो गया है। तो भारत में 20 मिलियन से भी ज्यादा पैस्टोरलिस्ट हैं। हाँ, वैन गुजर्स और रबारीज जैसी कम्युनिटीज जो पूरी तरह ग्रासलैंड्स पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें मार्जिनलाइजेशन और लैंड राइट से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और भारत में ग्रासलैंड प्रोटेक्शन की क्या हालत है? दुर्भाग्य से ग्रासलैंड सबसे नेग्लेक्टेड इकोसिस्टम्स में से हैं। कंजर्वेशन पॉलिसीज अक्सर नेचुरल ग्रासलैंड्स की कीमत पर ट्री प्लांटेशंस को फेवर करती हैं। क्या कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं? हाँ, उम्मीद की किरणें हैं। द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 ने पैस्टोरलिस्ट्स को एम्पावर किया है। जैसे वैन गुजर्स ने राजाजी नेशनल पार्क में कोर्ट रूलिंग के माध्यम से ग्रेजिंग राइट्स जीते हैं और नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन जैसी योजनाएं भी हैं। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। ठीक है, तो अब हम अपने डिस्कशन के दूसरे प्रमुख हिस्से पर आते हैं, ड्रॉट। हाँ, ड्रॉट एक बहुत ही गंभीर समस्या है। IMD के अनुसार
ड्रॉट एक लंबे समय तक वर्षा की कमी का परिणाम है। और ड्रॉट ईयर की एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है। जी, एक ड्रॉट या तब होता है जब ओवरऑल रेनफॉल डेफिशिएंसी लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA वैल्यू के 10% से ज्यादा हो और 20% से ज्यादा क्षेत्र ड्रॉट से प्रभावित हो। और LPA क्या है? LPA बस एक लंबी अवधि जैसे 30 या 50 साल में दर्ज की गई रेनफॉल का एवरेज है। ये एक बेंचमार्क का काम करता है। और सारे ड्रॉट्स एक जैसे नहीं होते हैं ना, इनके टाइप्स भी है। सही कहा, इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। मतलब बारिश की कमी? हाँ, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा। इसके बाद आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। जब जमीन प्यासी हो जाती है। बिल्कुल, जब फसल के विकास के लिए सॉइल मॉइस्चर अपर्याप्त हो। इसका की इम्पैक्ट है फसल की विफलता। और आखिरी स्टेज? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, जब हमारे रिजर्वॉयर्स, झीलें और एक्वाफर्स में पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल नीड्स पर पड़ता है। बिल्कुल साफ है। अब भारत में सूखे की स्थिति पर फोकस करते हैं। इसके कारण क्या हैं? कई कारण हैं। पहला तो है लो रेनफॉल। देश का लगभग 1/3 क्रॉप्ड एरिया 75 सेंटीमीटर से कम एनुअल रेनफॉल प्राप्त करता है। दूसरा है रेनफॉल वेरिएबिलिटी। हाँ, हमारी 73% एनुअल रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून के दौरान कुछ 100 दिनों में ही होती है। फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी एक बड़ा कारण है। और भूजल का अत्यधिक दोहन यानी वाटर स्कैर्सिटी। करेक्ट। और आखिर में प्रेशर ऑन रिसोर्सेज, जब सूखा प्रभावित क्षेत्रों से लोग और पशु माइग्रेट करते हैं। सोर्सेज में क्रिप्टोगैमिक क्रस्ट्स पर एक बॉक्स आइटम है, ये क्या है? ये एरिड रीजन्स में बायोलॉजिकल सॉइल क्रस्ट्स होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, मॉसेज, लाइकन से बने हुए। ये जमीन पर एक लिविंग स्किन की तरह काम करते हैं। लिविंग स्किन? हाँ, ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और विंड इरोजन को रोकते हैं। लेकिन जब मवेशी इन्हें चरते हैं तो ये क्रस्ट नष्ट हो जाता है और भूमि का क्षरण तेजी से होता है। अविश्वसनीय। तो भारत में सबसे ज्यादा ड्रॉट प्रोन एरियाज कौन से हैं? UNCCD के अनुसार भारत की 36.8% भूमि शुष्क है। अगर सिवियरिटी के हिसाब से देखें तो एक्सट्रीम ड्रॉट जोन्स में वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात का कच्छ रीजन आता है। और सिवियर ड्रॉट जोन्स? सीवियर ड्रॉट जोन्स में ईस्टर्न राजस्थान, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न महाराष्ट्र और इंटीरियर पेनिनसुला का बड़ा हिस्सा शामिल है। और मॉडरेट ड्रॉट जोन्स? उसमें नॉर्दर्न राजस्थान, हरियाणा, सदर्न उत्तर प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से आते हैं। और ड्रॉट के परिणाम तो हम जानते ही हैं, बहुत विनाशकारी होते हैं। हाँ, एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट, लाइवस्टॉक लॉस, माइग्रेशन और हेल्थ रिस्क्स, ये सब इसके गंभीर परिणाम हैं। तो ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? इंटरनेशनल लेवल पर UNDP, UNDRR और WMO ने कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसे इंटीग्रेटेड ड्रॉट मैनेजमेंट प्रोग्राम IDMP। और भारत में? भारत में ड्रॉट की कोई सिंगल लीगली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। स्टेट्स अपनी परिभाषाओं का उपयोग करते हैं, पर इसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत डिजास्टर माना गया है। तो ड्रॉट डिक्लेयर कौन करता है? ये अधिकार संबंधित राज्य सरकार का है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए जिम्मेदार है। एक आखिरी टर्म है फ्लैश ड्रॉट, ये क्या है? फ्लैश ड्रॉट्स की विशेषता है इनका रैपिड इंटेंसिफिकेशन। जो पारंपरिक सूखे महीनों या सालों में विकसित होते हैं, ये कुछ हफ्तों में ही तेजी से बढ़ जाते हैं। मतलब ये बहुत तेजी से आते हैं? हाँ, ये सॉइल मॉइस्चर को बहुत तेजी से खत्म कर देते हैं, जिससे फसलें और वेजिटेशन अचानक प्रभावित होते हैं। ये किसानों और प्लानर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। That's it for today। आज के लिए बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। कंसिस्टेंसी ही UPSC प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। UPSC सिविल 360 साइनिंग ऑफ। जय हिंद।